एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को, है ना। तो क्लास को शुरू करने से पहले ना केवल 1 मिनट का मैं आप सभी लोगों का समय लेना चाहूँगा, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसे ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। समय शुरू होता है। देखिए, मैं आपको जितनी थ्योरी करा रहा हूँ क्लास में, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी मत करिए, आप सीधे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, और एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए सीधे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और डेली बेसिस पर 2 चीज़ें चेक कीजिए, कम्युनिटी वाला सेक्शन और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से है, उसमें जितनी क्लासेस है सारी देखिए आप, ठीक है। तो ये है ना, चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक। एक बात और कहूंगा मैं आपको कि अगर आप ये बोलें सर एमसीक्यू या पीवाईक्यू की पीडीएफ हमें चाहिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, ठीक है। और कोई अगर मेरे इन दोनों ऑफिशियल चैनल से नहीं जुड़ पा रहा हो, तो आप सीधे है ना मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों ही व्हाट्सएप या टेलीग्राम मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार, ठीक है। आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 6 सितंबर, यानी 6 सितंबर 2024 आज की तारीख है बेटा, ठीक। और हमारा जो है ना लास्ट क्लास में टॉपिक या चैप्टर चल रहा था, इसका नाम है क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन को है ना वर्गीकरण कहा जाता है, हिस्ट्री को आपको पता ही है इतिहास बोलेंगे, और जनरेशन को ना पीढ़ियां कहा जाता है। तो देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात आप सभी लोगों को बोली थी, बताई थी कि हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ये हमारे है ना कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट होता है। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो उसी का ही पार्ट माना जाता है, बेसिक फंडामेंटल का। बट बहुत ज़्यादा है ना इसके क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री जनरेशन के बारे में पूछे ही पूछे, पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं सभी को यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास भरपूर समय है, अच्छा खासा समय है, तो हिस्ट्री जनरेशन क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लो। और अगर टाइम कम बचा हुआ है तो इस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ना आपको वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट और रह गए, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण में कई सारे पॉइंट बताए कि कंप्यूटर को ना 2 तरीके से बांटा गया है। एक कैटेगरी या एक टाइप बनाया गया है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नाम दिया जाता है। एक टाइप बनाया गया है जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड नाम दिया जाता है ना। तो इस तरीके से हमने ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। बट जो हमें डिस्कस करना होता है, जिसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना है, वो है डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को 2 टाइप से बांटा गया है, एक तो साइज के अकॉर्डिंग और दूसरा फंक्शन के अकॉर्डिंग। जब हम बात करते हैं ना बेटा साइज के अकॉर्डिंग, तब 4 नाम आते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो यही कैटेगरी मैं आपको समझा रहा था जिसमें सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा चल रही थी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बारे में भी है ना हमने सब कुछ जान ही लिया है, यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक हमारे पास जितने भी सुपर कंप्यूटर आए हैं या हमें जितने भी सुपर कंप्यूटर के नाम के बारे में पता चला है, वो सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बखूबी समझा दी।
अब इंडियन पर्सपेक्टिव से ना एक बार मैं आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में और समझा देता हूं, हो सकता है ये भी पेपर में पूछ लिया जाए। तो ऐसे लिख लीजिए, इंडियन पर्सपेक्टिव है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। या हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लो, भारत के अनुसार, ऐसे लिख लीजिए, भारत के अनुसार, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर का क्या कॉन्सेप्ट रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे ना सुपर कंप्यूटर को, तो इसकी शुरुआत है ना 1987 से मानी जाती है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ पॉइंट ऐसे बताए थे जाते जाते जब मैं क्लास को एंड कर रहा था। 1987 की बात है, 1987 की। और तब है ना राजीव गांधी ने बोला था कि भाई, राजीव गांधी ने बोला कि हमको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए। और किससे कहा था? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में उस समय जो लेटेस्ट में सुपर कंप्यूटर बना हुआ था या चल रहा था उसे क्रे एक्स एमपी के नाम से बोला जा रहा था। तो राजीव गांधी ने ना डिमांड की थी अमेरिका से, और उस डिमांड में इन्होंने क्या मांगा? डिमांड किससे की? अमेरिका से। और बोला कि हमें एक सुपर कंप्यूटर दे दीजिए जिसका नाम है क्रे एक्स एमपी। बट अमेरिका ने ना इसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे रहे। भाई ऐसा थोड़े था, फ्री में मांग रहे थे, पैसे दे रहे थे। अब पैसे भी उन्होंने नहीं लिए और बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, ताकि इंडिया का नाम ना हो जाए कि इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताई थी कि मतलब किसी भी चीज का है ना खरीदा जाना कोई बुरी बात नहीं होती है। जैसे कि हमारे देश में अभी मोदी सरकार के टाइम में ही राफेल विमानों को खरीदा गया फ्रांस से। तो हम नहीं बना पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेंगे, हमारे पास होना चाहिए, हम पैसे दे रहे हैं आपको। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कांग्रेस की सरकार में भी है ना कुछ चीजें खरीदी गई पैसे देकर, बट इस केस में ना अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं देंगे। तब जाके है ना राजीव गांधी ने ये सोचा कि अब हम अपना खुद का इंडिजीनियस प्रोग्राम बनाएंगे। इंडिजीनस प्रोग्राम का मतलब होता है, या इंडिजीनस सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हो, सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब खुद का अपना। आप हिंदी में लिख लीजिए, खुद का अपना प्रोग्राम। यानी इन्होंने प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनाया सी प्लस प्लस जावा या पाइथन में। इसका मीनिंग ये था कि खुद शुरुआत की अपनी। समझ में आ गई बात? मतलब अपनी इंडिजिनस शुरुआत कर दी, खुद का अपना बनाने की शुरुआत की। यहाँ लिख लो, खुद का अपना बनाने की शुरुआत। अब देखो, राजीव गांधी तो एक पॉलिटिशियन थे। अब ऐसा थोड़ी है कि पॉलिटिशियन ही बना देगा अपने घर में कोई सुपर कंप्यूटर। बनाएंगी तो कोई संस्था, कोई व्यक्ति, किसी के नेतृत्व में, किसी के गाइडेंस में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, राजीव गांधी ने एक व्यक्ति को चुना जो कि एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर विजय भाटकर। डॉक्टर विजय भाटकर। एक पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, स्टेट गवर्नमेंट का ही था, जहां पर है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं यहाँ पर एग्जाम शब्द लिख देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। मतलब इंडिया में सुपर कंप्यूटर का है ना मेन कॉन्सेप्ट है ना, मतलब किसके नाम पर दर्ज है कि इसने बना के दिया है। तो नाम तो इन्हीं का ही है, डॉक्टर विजय भाटकर का, क्योंकि इन्होंने ही पूरा बना कर दिया था कॉन्सेप्ट। बट इनको भी किसने बोला था? इनके पीछे कौन खड़ा था हाथ लेकर के, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो हम प्रोवाइड कराएंगे? वो थे राजीव गांधी। ठीक है, तो विजय भाटकर के नेतृत्व में या इनके गाइडेंस में फाइनली इंडिया का सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू हो गया। और इस प्रोग्राम को चालू, मतलब सुपर कंप्यूटर को बनाने के केस में ना ऐसा नहीं था कि एक आदमी है ना मार्केट से ना कोई सामान लेके आ जाएगा और बनाकर है ना दे देगा आपको कंप्यूटर। ऐसा नहीं था, इसमें ना बहुत सारी संस्थानों का है ना योगदान था। मतलब इस व्यक्ति ने ये कहा कि अगर हम अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं तो इसमें कई सारी संस्थानों का भी क्या योगदान होना चाहिए, जरूरत पड़ेगी उनकी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ना नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो आप लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सुपर कंप्यूटर को बनाने के केस में किन किन संस्थानों ने सहयोग दिया, उनके नाम क्या क्या थे, है ना। तो देखिए एक एक करके मैं सभी के नाम लिखवा रहा हूं आपको, आप नोट करते जाइए। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है यहां पर बेटा ऑर्गेनाइजेशंस में सी डेक का,
ये नाम जरूर ध्यान रखना कि आज के समय पे भी अगर भारत में कोई सुपर कंप्यूटर बनता है या बन रहा है तो वो सीडेक ही बना कर देता है। वैसे सीडेक नाम की जो संस्था है पूरे भारत में और भी कई सारी जगह पर है, जैसे सीडेक मुंबई में भी है, सीडेक पुणे में भी है, सीडेक बेंगलोर में भी है, सीडेक नोएडा में भी है, सीडेक है ना, मतलब कई सारी जगह पर सीडेक नाम की संस्था है पूरे भारत में। बट जो मेन संस्था है जहां से सुपर कंप्यूटर बनता है वो है सीडेक पुणे, महाराष्ट्र वाला। ठीक है जी। तो सीडेक की बेसिकली यहां पर फुल फॉर्म है, लिख लीजिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग। समझ में आ गई बात? तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना, कई बार ये फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी गई है। ठीक है। इसके बाद एक संस्थान ने और हेल्प करी जिसका नाम है सी डॉट, इसको लिख लीजिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये संस्थान का नाम है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसकी हेल्प ली गई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है। इसके बाद है ना एक संस्थान का नाम और लिखिए, हो सकता है कभी पेपर में ये पूछ लिया जाए, दैट इज NAL। NAL का फुल फॉर्म है नेशनल एरोमेटिक लिमिटेड, नेशनल एरोमेटिक्स लिमिटेड। ठीक है। नेशनल एरोमेटिक्स नहीं है, यहां पर एरो स्पेस है, आई थिंक एरो स्पेस, ये नोट कर लीजिए। ठीक है जी। देखो मैं आप सभी लोगों को फिर से बता दूं कि अगर कोई सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया जा रहा था उस समय, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी ही सारे काम को कर देगा। इस काम को करने के लिए बहुत सारी संस्थानों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। कोई आईसी चिप बनाएगा, कोई है ना पूरा मॉडल तैयार करेगा, है ना। तो इस तरीके से ढेर सारे संस्थानों ने अपना सहयोग दिया था इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के केस में। तो NAL के बाद है ना एक और नाम लिख लीजिए, ये नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, दैट इज बार्क। बार्क नाम सुना है आपने? उसको बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। और एक नाम और लिख लीजिए, अनुराग। मैं आपको बता दूं एक बात, क्या ना, देखो अनुराग नाम से है ना एक संस्थान है जिसने ना सुपर कंप्यूटर को बनाने में हेल्प की थी। तो कुछ को लोकल राइटर की जो किताबें हैं ना उनमें अनुराग को सुपर कंप्यूटर ही लिखा हुआ है कि अनुराग है ना एक सुपर कंप्यूटर भारत का, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है, लिखिए एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, एंड एनालिसिस ग्रुप। दिख रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूं, फिर आगे के पॉइंट्स को लिखूंगा। ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को ये बता रहा हूं कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर का जो प्रोग्राम था वो कैसे शुरू हुआ। एक बार फिर से सुन लो। 1987 में राजीव गांधी ने डिमांड की अमेरिका से, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, कि हमें क्रे XMP नाम का सुपर कंप्यूटर दीजिए, जिसको इन्होंने डिनाई कर दिया। फिर अपना खुद का कंप्यूटर प्रोग्राम या सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू किया भारत ने, और वो था डॉक्टर विजय भाटकर की गाइडेंस में। इन्होंने बोला कि हमें कुछ संस्थानों की जरूरत पड़ेगी जो सुपर कंप्यूटर के लिए सामान बना के देंगे, जैसे सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके बाद लिखिए सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। NAL का फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है। बार्क का फुल फॉर्म आपको बताइए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और अनुराग का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप के नाम से इन संस्थानों ने हेल्प की, तब जाके भारत का सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू हुआ। ठीक है जी।
एक छोटा सा चेंज और बदलाव है ना हम यहाँ पर और करेंगे, क्योंकि ये जो NAL है ना, इसमें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी शब्द है, यहाँ पर लिमिटेड नहीं है ये चेंज कर लेना, लेबोरेटरी। ये है इसका फुल फॉर्म। मुझे कंफ्यूजन लग रहा था कि कहीं गड़बड़ी ना हो रही हो, कंफ्यूजन सा आ रहा था दिमाग में, ठीक है। इसको ना नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के नाम से बोला जाता है, ठीक। अब फाइनली है ना भारत ने मतलब ये सारा प्रोग्राम पूरा सेट हो गया, इसके बाद अपना सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। बट सबसे पहली बार सक्सेस कब मिली? सबसे पहली बार है ना सक्सेस मिली है 1991 में, 1991 में, 1991। ये नोट कर लिया था आपने? देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती, नोट्स खुद से बनाने चाहिए। बट अगर आपका मन नोट्स बनाने का मन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में दी थी आपको, वहाँ पर कंप्लीट क्लास PDF मिल जाएगी आपको। क्लासिफिकेशन की अलग है और हिस्ट्री जनरेशन की अलग है, तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनली सक्सेस कब मिली? 1991 में, और इंडिया ने अपना खुद का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया जिसका नाम रखा परम 8000। ये इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। आप यहां पर लिख लो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब देखिए कुछ लोकल राइटर्स की किताबों में और लोकल राइटर्स की PDF में ना ये आंसर गलत लिखा हुआ है। वहां क्या लिख दिया है? परम 10,000। तो ये गलत है। परम 10,000 इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम नहीं था। इसका सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था इंडिया का परम 8000 के नाम से, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा मिले कि परम 10,000 या कुछ और लिखा मिल जाए तो उसे काट कर सही कर लेना, ठीक है। अब परम 8000 वाला सुपर कंप्यूटर 1991 में बनाने के बाद इंडिया में क्या हुआ कि परम नाम से ही पूरी एक सीरीज बना दी। फिर अब जाके ऐसा होने लगा है कि परम शब्द को छोड़कर नॉर्मल नामों से भी सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम है ऐरावत, तो उसमें परम शब्द नहीं लगा हुआ है। बट एक समय से क्या हो रहा था, परम शब्द के साथ ही सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे थे। जैसे परम 8000 के बाद अगला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया वो परम 8600 के नाम से बनाया गया। फिर इसके बाद एक और सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम परम 9000 रखा गया। फिर इसके बाद एक और सुपर कंप्यूटर बना जिसको परम 10,000 के नाम से बोला गया। तो इस तरीके से परम की है ना कई सारी सीरीज आई हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला हमें कि बताइए इनमें से कौन सा परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो आप ये आंसर तभी दे सकते हो बेटा जब आपको सारे परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर के नाम पता हो, है ना। कई बार है ना परम शब्द के आगे जो लिखा होता है वही केवल नाम लिख के दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर हमारे भारत का नहीं है। तो ये आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको सारे के सारे सुपर कंप्यूटर के नाम पता हो। जैसे परम 10,000 के बाद है ना एक और सुपर कंप्यूटर आया जिसका नाम था परम पद्मा, या तो पद्मा कह दीजिए या पद्म कह दीजिए, ठीक है। तो परम पद्मा या परम पद्म के नाम से है ना एक सुपर कंप्यूटर हमें और देखने को मिला। इसके बाद एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया परम युवा। इसके बाद फिर एक सुपर कंप्यूटर बना दिया जिसका नाम रखा गया परम युवा सेकंड के नाम से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सा इंडिया का सुपर कंप्यूटर है या नहीं है, तो उसमें युवा, युवा सेकंड और पद्म ऐसे शब्द अगर लिखे हों तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर के ही नाम है। समझ में आ गया? इसके बाद अगर हम आगे और देखें तो एक सुपर कंप्यूटर और बनाया गया जिसका नाम रखा गया परम ईशान, ये नाम रख दिया। फिर इसके बाद एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया परम शिवाय के नाम से, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सुपर कंप्यूटर का नाम लिख लीजिए जो जिसका नाम रखा गया परम ब्रह्मा के नाम से, ब्रह्मा या ब्रह्मा कह दीजिए। तो ये है ना परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर के नाम है। तो पहले तो इसे नोट कीजिए। तो परम ईशान, परम शिवाय, परम ब्रह्मा। इसके बाद फिर है ना और थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया।
तो एक और सुपर कंप्यूटर बना दिया भारत ने जिसका नाम रखा परम सिद्धि एआई। एक और नाम लिखिए, परम सिद्धि एआई के नाम से। अब ये एआई जो लास्ट में लिखा हुआ है इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज्यादा होती है। आप सभी लोग सुनते रहते होंगे एआई के बारे में, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब किसी मशीन को इंसानी दिमाग देने की कोशिश। तो भारत ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया परम सिद्धि एआई, ये मतलब बिल्कुल ही इंसान जैसा दिमाग वाला तो नहीं है अभी। सॉरी, अभी है ना, हमें इस फील्ड में और भी काम करना पड़ेगा और भी आगे जाना पड़ेगा, तब जाके शायद है ना हम एआई के फील्ड में बहुत आगे बढ़ पाए। बट फिलहाल के लिए अभी समझ लीजिए कि हाँ, शुरुआत हमने की है, यानी सुपर कंप्यूटर के केस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। ठीक है। फिर परम सिद्धि एआई के बाद एक और सुपर कंप्यूटर बनाया गया भारत में जिसका नाम रखा गया परम संगणक। संगणक, मैं आपको बता दूं कि ये अंग्रेजी में जो नाम लिखे हुए हैं ना, इनको हिंदी में भी यही नाम बोला जाएगा, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। इसके बाद एक और सुपर कंप्यूटर बना जिसका नाम रखा गया परम प्रवेगा। प्रवेगा। और फिर एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया परम गंगा के नाम से। परम गंगा। तो अभी तक है ना, परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं वो यही हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में ना परम सीरीज का एक और कोई सुपर कंप्यूटर बनाया जाए, तो इसके नाम आगे जुड़ जाएगा। ठीक है। बट परम से हटकर और भी सुपर कंप्यूटर बने हुए हैं, जैसे कि एक सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्युष, ये भी नाम लिख लीजिए। एक सुपर कंप्यूटर का नाम है मिहिर, और इंडिया का आज के समय का सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम है बेटा ऐरावत। तो ये आप है ना यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो फाइनली है ना 1987 में एक शुरुआत होती है भारत में सुपर कंप्यूटर की, और फिर 1991 में भारत अपना सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 के नाम से बना लेता है। इसके बाद पूरी सीरीज बनती है परम के नाम से, और आज भी भारत है ना सुपर कंप्यूटर बना रहा है। अगर टॉप 100 की बात की जाए, है ना, अगर 100 सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो उसमें आज की डेट में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पे आई थिंक जापान है शायद, क्योंकि फुगाकू है ना पहले नंबर 1 पे था जिसको अब अमेरिका ने पीछे कर दिया है, फिर चाइना का आता है। तो ये समझ लीजिए कि पिछले कई सालों से अमेरिका, जापान और चाइना, यही 3 देश हैं जो नंबर 1 सुपर कंप्यूटर बना के दे रहे हैं पूरी दुनिया को। मतलब दे क्या रहे हैं, अपने पास है, उनके पास अपने देशों में, यानी कि दुनिया में जो नाम कर रहे हैं वो ये 3 ही देश हैं अभी फिलहाल के लिए, अमेरिका, जापान और चाइना। यही तीनों है ना कुछ सालों बाद है ना एक नया सुपर कंप्यूटर बना देते हैं जो नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है जी। हमारा भारत अभी चल रहा है, ये समझ लीजिए 60 और 70 के बीच में, यानी नंबर 1 से लेके नीचे की तरफ आते चले जाए 60-70 के आसपास में है। यानी नीचे से काउंट किया जाए तो 30 ऊपर, ऊपर से काउंट किया जाए तो 60 नीचे, ऐसे इस रेंज में है अभी हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर। तो अभी हम फिलहाल काफी पीछे हैं। आने वाले समय में हमें पता लगेगा कि इंडिया कितनी तरक्की कर पाता है सुपर कंप्यूटर के केस में। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो देखिए मेरे भाई, मैं फाइनली आपको बता दूं कि जितना मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दिया है, इससे ज्यादा है ना सुपर कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा जा सकता। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सुपर कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, आई होप सो कि लिख लिया होगा आपने। ये याद रखना 1991, क्योंकि एक पेपर हुआ था, मैंने वहां देखा ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन से सन में बनाया गया था। अब आप बोलेंगे सर इनके ईयर याद नहीं करने, इनका ईयर कोई नहीं पूछता, सबसे पहले का पूछ लेते हैं, वो याद रख लेना। ठीक है जी। तो सुपर कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा खत्म हुआ। अब मैं आपको है ना वापस ले चलता हूं क्लासिफिकेशन में, जहां हमने शुरुआत की थी डिजिटल कंप्यूटर से। ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया कि हमें बेसिकली जानकारी जो लेनी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की लेनी होती है, और डिजिटल कंप्यूटर में ना हमने देखा कि इसको डिवाइड किया गया है साइज के अकॉर्डिंग पहले, और फिर उसके बाद फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करें, यानी आकार के
अनुसार, तो सुपर कंप्यूटर आता है सबसे ऊपर नंबर 1 पर, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं सुपर कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा मेन फ्रेम। लिखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है ना, कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होते, ये भी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। बट यहां पर बेसिकली मेन फ्रेम शब्द का मीनिंग क्या होता है? मेन फ्रेम का मतलब होता है एक लार्ज कैबिनेट। हिंदी में भी इसको मेन फ्रेम ही कहा जाएगा, और इसका मीनिंग है बेटा लार्ज कैबिनेट, मतलब एक बड़ा सा कैबिनेट। ये कैबिनेट शब्द तो आपने सुना ही है। अगर आप अपने सामने किसी कंप्यूटर को टेबल पर रखा हुआ देख रहे हैं, जो परमानेंट रखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। और डेस्कटॉप कंप्यूटर में साइड में जो खड़ा हुआ डब्बा आपको दिखाई देता है, जिसको आप सीपीयू बोलते थे पहले, मेरी क्लास में आने से पहले, तो वो साइड में खड़ा हुआ डब्बा क्या कहलाता है? उसे कैबिनेट कहते हैं, या सिस्टम यूनिट भी कह देते हैं। तो सपोज दैट आप ऐसे मान लो कि एक बहुत बड़ा सा लार्ज कैबिनेट बनाया गया है, उसी के अंदर पूरी मशीनरी फिट की गई है, ठीक है, तो उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोल दिया जाएगा। अभी मैं ये सारे पॉइंट समझा दूं आपको, फिर स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको इन सभी की फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि मेन फ्रेम शब्द का बेसिकली मीन होता है लार्ज कैबिनेट, यानी एक बड़ा सा कैबिनेट जिसके अंदर पूरी कंप्यूटर मशीन को फिट कर दिया जाए, तो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जाना जाएगा। अब आज की डेट में क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल में लाए जाते हैं? तो आंसर है जी हाँ। तो ये एक पॉइंट लिख लीजिए, सर्वर की तरह, सर्वर कंप्यूटर की तरह। अब आप बोलेंगे सर्वर क्या होता है? अभी समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को फंक्शन के आधार पर बांटें तो हमें सर्वर कंप्यूटर का नाम भी लिखना पड़ेगा। ये तो मैं साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ना आपको, फिर आगे देखेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग, हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पर सर्वर नाम आएगा। तो जब वो सर्वर नाम आएगा तो मैं समझा दूंगा सर्वर का बेसिकली मीन क्या है। पहले आप ये लिख लो कि अगर आज की डेट में अगर कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर कहीं पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो वो सर्वर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और है ना, एक अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल भी यहां लिख सकते हैं। लिख लीजिए आईबीएम कंपनी ने बनाए थे। ये अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है। तो इसने है ना Z9 सीरीज के है ना कुछ कंप्यूटर बनाए थे। उन कंप्यूटर को है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। यानी ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पॉपुलर कंप्यूटर्स थे उस समय पर। ये है ना आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाए गए Z9 सीरीज के जो कंप्यूटर थे काफी पॉपुलर कंप्यूटर्स थे, इसलिए हो सकता है कि कभी किसी एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ इनमें से मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो यही नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और लिखना है तो एक और लिख लो। आईबीएम कंपनी का है ना एक और फेमस है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर था आईबीएम 704 के नाम से। ये भी काफी फेमस सुपर कंप्यूटर रहा अपने टाइम पर, ठीक है। इसके बाद साइज के अकॉर्डिंग है ना मैंने अगला नाम आपको लिखवाया था, दैट इज मिनी कंप्यूटर। इसका मीनिंग क्या है? देखो मिनी कंप्यूटर बेसिकली है ना साइज में छोटे कंप्यूटर को कहा गया। ये बात चल रही है 1970s की, 1970 के दशक की बात चल रही है। तो उस टाइम पर है ना कंप्यूटर का साइज छोटा होना शुरू हो गया था। जबकि अगर 1960s की बात करें, 1960 के दशक की बात की जाए, तो कंप्यूटर इतने बड़ा हुआ करते थे कि पूरे पूरे कमरे को घेर लेते थे। पूरे कमरे में पूरी मशीनरी रखी हुई है, उसको बोलते थे कंप्यूटर। अब ये साइज में छोटे हो गए थे 1970s, 1970 के दशक में, तो नाम दिया गया मिनी कंप्यूटर, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख लीजिए 1970s के टाइम पर बनने वाले कंप्यूटर को कहा जाता था मिनी कंप्यूटर, ठीक है जी। अब अगर मान लो आप ये बोलें सर आज के समय पर भी कोई मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल में लाया जाता है, तो आंसर है जी हाँ। आज के समय पर भी अगर मान लीजिए कोई मिनी कंप्यूटर के नाम से कंप्यूटर है और इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो वो भी एक सर्वर कंप्यूटर की तरह ही इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है। तो यही पॉइंट है ना, आप यहां पर भी नोट कर लीजिए, सर्वर कंप्यूटर की तरह। मतलब मिनी कंप्यूटर को भी अगर कहीं इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा तो उसको भी सर्वर कंप्यूटर की तरह यूज में लाया जाता है।
और अगर है ना एग्जाम्पल की बात करें तो एक फेमस एग्जाम्पल रहा अपने समय पर जिसका नाम था PDP-8 के नाम से। तो PDP-8 नाम का ये एक कंप्यूटर था जो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बस इतना ही देखो, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना हमको, है ना। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे सामने मेन फ्रेम कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है या मिनी कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, और कुछ एग्जाम्पल हमें पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर एग्जाम में हिस्ट्री जनरेशन का क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं होता है, बट अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है तो आप हिस्ट्री जनरेशन को भी पढ़ के जा सकते हैं। अगर कम समय है तो इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। बट चूंकि ये कंप्यूटर स्पेशल बैच है, हमें सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, इसलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। इसे बोलते थे प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर के नाम से, ठीक। अब इसके बाद है ना मैंने एक नाम और भी लिखवाया था आपको, और वो है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उस चैप्टर की शुरुआत ही मैंने इसी शब्द से की थी, माइक्रो कंप्यूटर से, याद है ना। तो आज के समय जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम पीसी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, यानी हमारा खुद का पर्सनल कंप्यूटर, है ना। ये पता है ना आपको, पीसी है ना केवल एक टेबल पर रखे हुए कंप्यूटर को नहीं कहा जाता। टेबल पर रखा हुआ एक कंप्यूटर है, परमानेंट रखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो कई बार लोग कहते हैं ये पीसी है, और लैपटॉप को लैपटॉप कहते हैं, जबकि लैपटॉप भी पीसी होता है। पीसी शब्द का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, यानी आपके खुद का कंप्यूटर, इसलिए उसको पीसी नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, किसी टेबल पर परमानेंट फिक्स कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है, वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, या उसे भी हम पीसी कहेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है या अगर कोई नोटबुक नाम का कंप्यूटर है तो वो भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर या पीसी कहलाएगा। और अगर हमारे पास कोई टैबलेट है, हाँ ये भी लिख लीजिए, अगर हमारे पास कोई टैबलेट है जिसको शॉर्ट में टैब भी कह देते हैं, तो ये भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर या पीसी कहलाएगा, ठीक है। बट एक बात और ध्यान रखिए कि माइक्रो कंप्यूटर के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा, और अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाता है। बट स्मार्टफोन और साइंटिफिक कैलकुलेटर पीसी नहीं कहे जाते, ठीक है। सॉरी, मैं फिर से बता दूं, ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण बताइए, ये बात मैं ऑलरेडी आपको सबसे पहले चैप्टर में बता चुका हूं, फिर भी लिख लो, चलो रिवाइज कर लो कि माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल में ये सारे नाम आ जाते हैं। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है, लैपटॉप यहां लिख सकते हो, नोटबुक नाम का कंप्यूटर आप यहां लिख सकते हो, ठीक है, टैबलेट भी आप यहां पर लिख सकते हो। इसके अलावा स्मार्टफोन भी हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है बेटा। तो ये सारे तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, जिनमें से पीसी केवल इनको कहा जा सकता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और उनको भी अगर साइज या आकार के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए या बांटा जाए तो फिर हमें ये नाम कुछ देखने को मिलेंगे। नोट कर लीजिए। अब है ना, अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को डिवाइड कर दें, वो भी फंक्शन के आधार पर, है ना, उनके कार्य के आधार पर अगर हम उन्हें डिवाइड करें, तब हमें कुछ और नाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे एक नाम मिलेगा हमें सर्वर कंप्यूटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नाम होता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी डालिए, दैट इज फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर बांटा गया डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बेटा सर्वर कंप्यूटर। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी नॉलेज है आपको, कि सर्वर कंप्यूटर क्या हमेशा पावरफुल कंप्यूटर को ही कहा जा सकता है, जो कोई बड़ा कंप्यूटर हो, बड़ा सेटअप हो,
उसी को ही सर्वर कंप्यूटर कहेंगे, या किसी छोटे से छोटे नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर कंप्यूटर कहा जा सकता है? क्या लगता है आपको? जिसको भी नॉलेज हो, जिसको भी पता हो, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्वर कंप्यूटर है ना, जैसे दिमाग में आता है तो शायद एक ऐसी बात आती है दिमाग में, या एक ऐसे इमेजिनेशन आता है दिमाग में कि कोई पावरफुल कंप्यूटर, कोई बड़ा कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर होता होगा। तो क्या वाकई में सर्वर कंप्यूटर हमेशा बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर हमारा और आपका जैसा जो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप ही क्यों ना हो, चाहे कोई डेस्कटॉप क्यों ना हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इनको भी क्या सर्वर कंप्यूटर बोला जा सकता है या बनाया जा सकता है? तो आंसर है जी हाँ। देखो जी, सर्वर कंप्यूटर को समझिए। सबसे पहले सर्वर कंप्यूटर का सिंपल सा मीनिंग है सर्विस देने वाला। इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया सर्विस। अब यहां पर जो सर्विस शब्द है ना, ये बेसिकली डेटा को कहा जा रहा है। ठीक है, तो सर्विस यानी कि डेटा देने वाला। अब बेसिकली हम करते क्या है, हमें बेसिकली एक नेटवर्क बनाना होता है। आप ऐसे समझ लो कि ये कोई कंप्यूटर है, ये भी कोई कंप्यूटर है, और ये भी कोई कंप्यूटर है ना। इनके नाम लिख लीजिए, ये कोई पीसी है, ये भी कोई पीसी है, और ये भी कोई पीसी है। अब मान लीजिए यहां पर है ना एक कंप्यूटर रखा हुआ है। अब ये या तो कोई पीसी हो सकता है, यानी कि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, कुछ भी हो सकता है, या फिर है ना कोई पावरफुल बड़ा कंप्यूटर। ठीक है, मैं यहां पर है ना एक शब्द लिख देता हूं, बिग सेटअप। बिग सेटअप कंप्यूटर। वैसे ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजी या शब्द इस्तेमाल में लाया नहीं जाता, बिग सेटअप कंप्यूटर। मैं एक है ना उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए ये बात लिख रहा हूं। ठीक है, समझाने के लिए केवल। अब देखो, ये वाला जो मान लो कोई पीसी हो सकता है, या कोई बड़ा सेटअप किया गया कंप्यूटर का वो। अब इस कंप्यूटर से है ना हमने ये सारे के सारे पीसी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये सारे के सारे पीसी कनेक्ट हो गए। तो अगर मान लो इन पीसी को कभी भी कोई आवश्यकता है किसी डाटा की, तो वो डाटा कहां से आएगा? इस सर्वर कंप्यूटर से आएगा। इस सर्वर कंप्यूटर से डाटा इनको मिल जाएगा। तो अगर कोई कंप्यूटर अपनी सर्विस यानी कि डेटा किसी को प्रोवाइड करा रहा है, तो ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? ऐसे कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर के नाम से बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? सर्वर बोल देंगे। और वो कंप्यूटर जो इस सर्वर की सर्विस को प्राप्त कर रहे हैं, सर्वर सर्विस को ले रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा? ऐसे कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से बोल दिया जाता है। और एक चीज और, कि जब कंप्यूटर्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर हमें 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे 3 तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, ये सब आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम नेटवर्क के नाम से बोल देते हैं। बेसिकली सर्वर कंप्यूटर का जो केस है ना, वो तभी आता है जब कभी नेटवर्क वगैरह बनाया गया हो। समझ में आ रहा है? यानी कि हमें बेसिकली किसी डाटा की आवश्यकता है, और वो डाटा है ना किसी और जगह रखा हुआ है, हम वहां से उठा रहे हैं, या अपना कोई डाटा वहां पर रख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? सपोज दैट कि है ना, ऐसे मान लीजिए, इस बात को आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे हमें ना अपने कंप्यूटर में ना फेसबुक की वेबसाइट खोलनी है, या हमें यूट्यूब की वेबसाइट खोलनी है, या हमें मान लीजिए wikipedia.com नाम की वेबसाइट खोलनी है। तो आपको आपके दिमाग में तो आता ही होगा ना कभी कि ये डाटा या ये वेबसाइट का डाटा आता कहाँ से है, ये हमारे सामने खुल के कैसे आ रहा है? तो पता चला कि ये डाटा आता है इनके सर्वर कंप्यूटर से। ठीक है, तो एक कंप्यूटर है, मुख्य कंप्यूटर, जो अपना डेटा या अपनी सर्विस उन सभी कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहा है जो इससे जुड़े हुए हैं। तो वो सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया। अब यहाँ जुड़े हुए शब्द का मतलब क्या है? नेटवर्क होना। तो हम कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फेसबुक वगैरह खोलने के लिए? तो आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट एक नेटवर्क ही है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर पे किसी भी सर्विस, किसी भी सर्वर कंप्यूटर की सर्विस यानी कि डेटा को मंगा लेते हैं या यूज कर लेते हैं। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि सर्वर का केस तभी आता है जब पहली बात तो कोई नेटवर्क हो, यानी कि कंप्यूटर का आपस में जुड़ना हो। दूसरी बात, सर्वर अगर इसे कह रहे हैं क्योंकि ये सर्विस यानी डाटा दे रहा है, तो इससे जुड़े हुए कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो एक सिंपल सी परिभाषा मिल गई हमको कि सर्विस यानी डेटा देने वाले कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहां जो है ना, ये जो हमने ये सर्वर कंप्यूटर बनाया है,
ये हमारा कोई पीसी भी हो सकता है या कोई बड़ा सेटअप किया गया हो वो भी हो सकता है। ये मान लीजिए कि अगर कोई सुपर कंप्यूटर है उसके बराबर भी सर्वर कंप्यूटर हो सकता है, उसके साइज के बराबर। और एक सर्वर कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बनाया जा सकता है, हमारा लैपटॉप भी बनाया जा सकता है। तो सर्वर के केस में ना कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो वो भी सर्वर की तरह आज इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और अगर कोई मिनी कंप्यूटर है तो उसे भी सर्वर की तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सर्वर कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है साइज की कि ये इतना बड़ा ही होना चाहिए या इतना छोटा ही होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है जी। तो आई होप सो है ना, सर्वर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद है ना, मैंने एक नाम और लिखवाया था आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिसे बोला जाता है वर्क स्टेशन। ये क्या चीज है? देखो जी, वर्क स्टेशन बेसिकली उन कंप्यूटर सिस्टम को या उन कंप्यूटर सेटअप को कहा जाता है जिनके अंदर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से कैपेसिटी ज़्यादा हो। मतलब हमारे पास अगर कोई कंप्यूटर है तो हो सकता है उसमें 8 GB की रैम लगी होगी, और उसमें है ना कोर i5 प्रोसेसर हो सकता है, उसमें ना 1 TB की हार्ड डिस्क या SSD लगी होगी, बस इतनी चीज़ें होंगी। और भी चीज़ें होती हैं बट मुख्य मुख्य यही चीज़ें हैं, हार्ड डिस्क हो गई, प्रोसेसर, मेमोरी, है ना। बट मान लीजिए हम इसी कैपेसिटी को बढ़ा लें किसी जगह पर, यानी रैम मल्टीपल लगा लें, 8 की जगह मान लो 32 GB रैम इस्तेमाल की जा रही है, प्रोसेसर भी है ना, मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज में लाए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर CPU काम में लाए जा रहे हैं, डाटा स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से कैपेसिटी में अगर ज़्यादा कैपेसिटी का कोई कंप्यूटर है, ज़्यादा क्षमता वाला कोई कंप्यूटर सेटअप किया गया है, तो उसी को वर्क स्टेशन के नाम से बोल दिया जाता है। तो बस इसकी सिंपल सी परिभाषा या डेफिनेशन है, आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर यानी कि एक सामान्य कंप्यूटर की अगर हम बात करें जो आपके पास या मेरे पास होता है, तो एक सामान्य कंप्यूटर की क्षमता से, एक सामान्य कंप्यूटर की कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी वाला कंप्यूटर, ज्यादा कैपेसिटी वाला कंप्यूटर क्या कहलाएगा? वर्क स्टेशन कंप्यूटर के नाम से बोला जाएगा। अब उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहां पर कुछ लिखना है तो आप बता सकते हैं, जैसे जैसे ना आप इसका एग्जाम्पल है ना ऐसे दे सकते हो, जैसे किसी मेट्रो स्टेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे आप दिल्ली में चले जाओ तो, और आप राजीव चौक नाम का एक मेन मेट्रो स्टेशन है, वो मेन मुख्य मेट्रो स्टेशन है जहां पर आपको हर तरफ जाने की मेट्रो जरूर मिलेगी, है ना। तो वहां पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया होगा जहां पर देखा जा रहा होगा, या जहां से देखा जा रहा होगा कि कौन सी मेट्रो कहां पर चल रही है, किधर जा रही है, रुकी तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, वो पूरा देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन से जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स। तो वो जो पूरा सेटअप बनाया गया होता है ना, उसी को बोलते हैं वर्क स्टेशन सेटअप। इंडियन रेलवे का भी वर्क स्टेशन हो सकता है, किसी भी रेलवे स्टेशन पर, किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो हम यहाँ पर एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का वर्क स्टेशन। अब समझ में आ गई बात या नहीं? अगर हम मेट्रो स्टेशन पे चले जाएं कहीं पर, और वहां अगर इस तरीके का कोई हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है जिससे नजर रखी जा रही है कि मेट्रो कहाँ चल रही है, कहाँ रुकी हुई है, कोई इशू तो नहीं है, ये इस चीज के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पूरा वर्क स्टेशन के नाम से कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद है ना, एक और नाम मैंने आपको लिखवाया था फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिसका नाम था एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, ये भी है ना माइक्रो कंप्यूटर्स ही ये भी डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। लिख लीजिए एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड शब्द का बेसिकली मीन होता है पूर्व निर्धारित, यानी कि अगर कोई भी सिस्टम सेटअप किया गया है और उसमें सारी चीजों को पूर्व निर्धारित कर दिया जाए पहले से, जिसमें बाद में कोई चेंज या बदलाव ना हो, तो उसी को एम्बेडेड सिस्टम के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे घर में ना एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। उस फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है बेटा, कि हम है ना कपड़े डालते हैं, उसमें पानी का एक पाइप जुड़ा हुआ है और सर्फ डाल देते हैं,
और बस एक बटन दबा देते हैं, आधे घंटे या 45 मिनट के बाद वो वॉशिंग मशीन अपने आप कपड़े धो के दे देती है। नॉर्मल जो वॉशिंग मशीन होती है, जिन्हें सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी कहा जाता है, उसमें बेसिकली हमें बार बार पानी चलाना पड़ता है, बार बार पानी निकालना पड़ेगा, और बार बार है ना फिर उसको वॉश पर डालना पड़ता है कि 15 मिनट या 10 मिनट, कितने मिनट तक हम उस कपड़ों को चला रहे हैं, धुल वॉश कर रहे हैं, है ना। तो ये सब काम मैनुअली करना पड़ता है हमको। बट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना केवल बटन दबाना है, सर्फ डालना है, कपड़े डालने हैं, पानी का पाइप जोड़ना है, अपने आप है ना लास्ट में आधे घंटे 45 मिनट बाद कपड़े धुले मिलेंगे, आप सुखा दीजिए। तो पता चला कि उस फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर कोई पीसीबी लगा हुआ है, हाँ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी जैसे कंप्यूटर में लगा होता है। बट उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर है ना हमारे कंप्यूटर जैसे सीपीयू रैम वगैरह नहीं लगी होती है, वहां केवल रीड ओनली मेमोरी यानी रोम जैसी आईसी चिप लगी होती हैं। और उन रोम वाली आईसी चिप यानी रीड ओनली मेमोरी वाली आईसी चिप में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होती हैं फिक्स, जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की मोटर को इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं कि तुम्हें करना क्या है, किस समय पे क्या काम करना है। तब तुम्हें कब तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना है, कब तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, समझ रहे ना, वो मोटर को इंस्ट्रक्शन देती रहती है बस। अब अगर मान लो इन सिस्टम मतलब कि कभी वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, तो उस केस में पीसीबी चेक किया जाता है, पीसीबी खराब तो नहीं है। पीसीबी अगर खराब है या उसके ऊपर की जो आईसी चिप है या रोम वाली रीड ओनली मेमोरी वाली आईसी चिप है, उनको बदल दिया जाता है, फिर दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। बट इनमें ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डेली बेसिस पर है ना इनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, इसमें कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में डाली जाती है, ऐसा होता है कोई नहीं। अगर आपने आज एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली है और बिल्कुल ठीक चलती रहे, तो 2 4 साल 5 साल तक उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जैसे चला रहे हो चलती जा रही है। तो यहाँ पर सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड यानी पूर्व निर्धारित है या नहीं, बिल्कुल है। तो ऐसे ही सिस्टम को हम एम्बेडेड सिस्टम बोल देते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, या फुली ऑटोमेटिक मशीन्स भी आप है ना यहाँ पर ये शब्द लिख सकते हैं, मशीन्स। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं। जो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, चाहे भली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपके घर में और भी कोई मशीन रखी हो, वो भी है ना आपकी एम्बेडेड सिस्टम या प्रणाली कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, इनके अंदर पीसीबी लगे होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उनमें आईसी चिप लगे होते हैं। तो जहां पीसीबी आईसी चिप इनका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, तो आई होप सो है ना क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया आपको कंप्यूटर का, वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको हिस्ट्री एंड जनरेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक, यहां तक अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछो बेटा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप आराम से मेरे से पूछिए। देखो जी, मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि हिस्ट्री एंड जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन तो मैंने बता दिया, हिस्ट्री एंड जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको है ना एक पीडीएफ फाइल के थ्रू भी पढ़ा व समझा जा सकता है। क्योंकि देखो सारी चीज़ों को मैं बोर्ड पर लिखूं एक एक करके सारी चीज़ों को लिखूंगा तो उसमें टाइम खराब होगा। इससे बेहतर यही है, क्योंकि हिस्ट्री एंड जनरेशन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, कंप्लीटली थ्योरी है बस। आपको बस इसे खुद से भी अगर पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री एंड जनरेशन। इसमें मतलब बहुत ज्यादा समझने समझाने वाली चीजें नहीं है, इसमें ज्यादातर चीजें याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आप सभी लोगों के लिए काम किया है, मैंने हिस्ट्री एंड जनरेशन की पीडीएफ फाइल बना दी है, और वो भी दोनों भाषाओं में। आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, है ना, जिसकी जानकारी मैं क्लास की शुरुआत में आपको दे रहा था। अब ये पीडीएफ फाइल है ना आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर हमें हिस्ट्री जनरेशन पूरा इंग्लिश में पढ़ना है, और कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो पूरा हिंदी में पढ़ना है। तो हिंदी की अलग सेपरेट और इंग्लिश की अलग सेपरेट पीडीएफ फाइल बना दी है। तो अब मैं वो पीडीएफ फाइल आपको दिखाने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, देखो जी, अभी है ना आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ फाइल दिखाता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप है ना इनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में। और जब भी आपका पेपर हो उससे पहले हिस्ट्री जनरेशन का ये पीडीएफ है ना आप जरूर पढ़ के जाना।
हिस्ट्री एंड जनरेशन। इनको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। बस अभी आपको दिखाता हूँ, है ना। बस 1 मिनट का समय और लगेगा। तब तक अगर कोई डाउट है तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब है ना, आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा जिस पर मैं आपको ये पीडीएफ फाइल है ना दिखाता हूँ, ये मैंने कैसे बनाई हुई है। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको ये पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है या मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग आपको दिखाई दे रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इसको, है ना। तो देखिए, ये मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये पीडीएफ फाइल मैंने बनाई है जो हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो क्लास के शुरुआत में मैंने टेलीग्राम चैनल की जानकारी आपको दी थी जिस पर मेरी सारी पीडीएफ फाइल अवेलेबल होती है। आपका बैच रहे या ना रहे, ठीक है, बट आपको मेरे लेटेस्ट पीडीएफ, चाहे वो चैप्टर, टॉपिक या एमसीक्यूज की हो, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये भी पीडीएफ फाइल वहां पर मिल जाएंगी और आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो बेटा, हिंदी में ना, देखो मैंने हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से लिखा है यहाँ पर विद डायग्राम के साथ। ठीक है, हर एक है ना डिवाइस के बारे में यहाँ पर हिंदी में लिखा है, उसका डायग्राम चित्र भी बनाया है मैंने। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार है ना जरूर रीडिंग लगाइए इनके बारे में, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये है वो फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिनका नाम था चार्ल्स वेबेज। इन्होंने डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये है वो मशीन है, ये वो महिला है जिसको सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर महिला कहा जाता है। ये वो था मार्क 1 नाम का कंप्यूटर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, और ये था एनियाक। ये वो कंप्यूटर था बेटा जो है ना आज के हमारे कंप्यूटर का आधार है। ये 1945 में पूरा हुआ था और 1946 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ना औपचारिक रूप से समर्पित किया गया या दिया गया उनको, और फिर वहां पर चलाया गया था। तो ये बड़ी सी मशीन जो आपको दिख रही है, ये हमारे आज के कंप्यूटर का आधार है। मतलब अगर मैं आज लैपटॉप यूज कर रहा हूं ना, तो उसका बेस यही कंप्यूटर था। ये फिर है ना दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बन गया, यानी कि आप इसे कहीं भी उठा के रख सकते थे। इसको नहीं रखा जा सकता, इसको जहां पर सेटअप कर दिया कर दिया। ये दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था, मतलब इसको कहीं भी इधर से उधर ले जाओ उठाकर चला सक मतलब कहीं भी इसे उठाकर रख सकते थे। ये दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर जनरेशन लिख दिए हैं, उनकी ईयर भी लिख दिए हैं। अब देखो बेटा, एक बात बोलूंगा, कंप्यूटर की जो जनरेशन है ना, अगर आप मान लो 10 किताबें पढ़ेंगे लोकल राइटर की, तो वहां पर 10 अलग अलग आंसर लिखे हुए मिलेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ये जो मैंने ईयर लिखी है, इनको आप मतलब कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इनको मैंने स्टैंडर्ड किताबों से और कुछ स्टैंडर्ड वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके लिखा है, तब दिया है आपको। तो लोकल राइटर की किताबों में आपको जो चेंज दिखाई दे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं काट कर, ठीक है। हर एक जनरेशन के बारे में लिख दिया है कि ये जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर, यानी पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। 46 से 58 तक बोला जाता था उसको, है ना। इस मुख्य मतलब मुख्य पॉइंट क्या क्या थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर के, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो ये सब है ना आपको याद करना है। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, मशीन भाषा का इस्तेमाल होता था, चुंबकीय टेप और चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल करते थे मुख्य मेमोरी के रूप में।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पेपर टेप और पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। बहुत धीमे चलते थे, साइज में बहुत बड़े होते थे, अक्सर पूरे कमरे को घेर लेते थे, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम ये हुआ करते थे। समझ में आ गया? इसी तरीके से सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, ये है इंग्लिश वाला वर्जन। इंग्लिश वाले वर्जन में भी है ना, देखो मैंने प्रॉपर बता दिया है कि सबसे पहली लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ये चीजें। तो जैसे कंप्यूटर शब्द है ना, सबसे पहली बार कब यूज में लाया गया, तो 1613 में, 1613 में। ठीक है, ये है ना, देखो सबसे पहली डिवाइस है जिसको कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जा सकता है, जिसके थ्रू कोई ना कोई है ना इतिहास में गणना या कैलकुलेशन जरूर की गई होगी। इसका कोई प्रूफ तो नहीं मिलता कि ये किसने बनाया था, बट हाँ ये है कि इसके थ्रू कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर की गई थी। तो कुछ लोग टेलीस्टिक को कंप्यूटर का सबसे शुरुआती पॉइंट मानते हैं, कुछ लोग फिर है ना इसको मानते हैं एबेकस को। ये आजकल बच्चों के खिलौने भी आते हैं, पुराना एबेकस ऐसे दिखाई देता था। इसके बारे में भी कहा जाता है दो प्रूफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि, या दो मिथ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना में 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले किसी ने बनाया था इसको। और कुछ लोग बोलते हैं कि बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में ईसा मसीह के जन्म से पहले 2400 साल पहले किसी ने वहां पर बनाया था। आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो सिविलाइजेशन पढ़ी होंगी, सभ्यताएं पढ़ी होंगी, जिसमें बेबीलोनिया सिविलाइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां शायद किसी ने बनाया था। तो ऐसे ही मिथ है लोगों के बीच में, बट इसके द्वारा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ही हल किया जा सकता था, यानी प्लस माइनस वगैरह ही कर सकते थे। फिर नेपियर बोन्स नाम की डिवाइस बनी, इसको 1617 में बनाया गया था इस व्यक्ति के द्वारा। फिर स्लाइड रूल नाम का ये डिवाइस बना, ये विलियम ऑटरेड नाम के व्यक्ति ने बनाया था 1622 में। इसके द्वारा मल्टीपल डिवीजन रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम और टिग्नोमेट्री वाले फंक्शन भी सॉल्व हो जाते थे। फिर पास्कल कैलकुलेटर बना, जो ऐसा दिखाई देता था, 1642 ईस्वी में बना, और इसके द्वारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही किया जा सकता था केवल। ये है ना एक ऐसी डिवाइस थी जिसके द्वारा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आप करेंगे ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होता था, मतलब बिना एरर के। बट केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाती थी ये डिवाइस, और काफी महंगी डिवाइस भी होती थी। फिर 1672 में ना एक डिवाइस बनी जिसका नाम था स्टेप रैकोनर। इसे गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज के द्वारा बनाया गया था, जो ऐसे दिखाई देते थे। फिर जैकवार्ड लूम नाम की डिवाइस बनी 1804 में, जिसमें पंच कार्ड वगैरह इस्तेमाल किया गया डाटा को स्टोर करने के लिए। इसको जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा बनाया गया था। फिर बना अर्थमोमीटर, जो 1820 में बना था, ऐसा दिखता था, और इसे थॉमस डी कॉलमरीन के द्वारा बनाया गया। और इसके नाम पर है ना एक रिकॉर्ड भी है। वो रिकॉर्ड ये है कि ये इतिहास में सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन की जाने वाली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसको है ना सबसे ज्यादा बनाया गया था कंप्यूटर के इतिहास में। ठीक है, तो ये अरिथमोमीटर के नाम से जानी जाती थी। बट इसके द्वारा ना मैथ के जो, या बेसिक मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वही केवल इससे किए जा सकते थे, बस और कुछ नहीं। इसके बाद है ना फिर आते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, जो ऐसा दिखता था। पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, फिर बाद में इसको एनालिटिकल इंजन के नाम से ऐसा बनाया इन्होंने। ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर था जिसके द्वारा है ना कैलकुलेशन हाई लेवल पे की जा सकती थी। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो उसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह भी इससे सॉल्व हो जाते थे। फिर जब ये बना दिया इन्होंने, तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। ये मैंने बताया कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिन्होंने 1840 में डिफरेंस इंजन के लिए या एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखे थे। फिर 1843 में सीजी1 कैलकुलेशन इंजन बनाया गया। ये डिफरेंस इंजन पर आधारित ही था, बट इसको पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर के नाम से बोला जाता था। फिर 1890 में एक मशीन बनी जिसको टैबुलेटिंग मशीन कहा गया, जिसको बनाया था हरमन हॉलरिथ ने। और ये उस समय बनी जब अमेरिका में सेंसस चल रही थी, जनगणना। तो जनगणना का रिकॉर्ड रखने में दिक्कत हो रही थी उनको, है ना, सेंसस करा रहे थे अमेरिका में, जनगणना हो रही थी, उसका रिकॉर्ड रखने में दिक्कत हो रही, तब है ना इस व्यक्ति ने इस डिवाइस को बनाया था। ठीक, सेंसस के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, मैनेज करने के लिए। फिर बना हार्वर्ड मार्क 1, जिसको मार्क 1 भी कहा जाता है। ये 1944 में बना, और ये
सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया। फिर Z1 नाम के कंप्यूटर की सीरीज बनाई कोनार्ड ज्यूस नाम के व्यक्ति ने 1936 से 1938 के बीच में। फिर आया एबीसी नाम का कंप्यूटर। देखो, वैसे तो इसका नाम एबीसी है यानी अटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर बोला जाता है, बट ये दुनिया की सबसे पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस कही जाती है, कंप्यूटर नहीं कहा जाता। कुछ लोकल राइटर की किताबों में ये गलत लिख दिया है, वहां लिखा हुआ है कि अटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जबकि ऐसा नहीं है। उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, कंप्यूटर नहीं कहते हैं। कंप्यूटर तो बोला जाता है इसको, एनियाक को, यानी दुनिया का सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हम और आप जैसे आज कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं इनका बेस माना जाता है। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये 1945 में बन के तैयार हो गया था, बट ऑफिशियल तरीके से पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में 1946 में चालू किया गया। तो कई सारी किताबों में, लोकल राइटर की बुक्स में ये गलत लिखा हुआ है कि ये 1946 में बना था, नहीं 45 में ही बन गया था, 46 में तो इसको पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में चलाया गया था। अब आप बोलेंगे सर दोनों ईयर आ जाएं तो कभी लिखी हुई 45 46 तो 45 पर टिक करना, और दोनों में से कोई एक आए तो जो आए उस पर टिक कर देना। फिर यूनिवैक बना जिसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर बना, मतलब जो मार्केट में खरीदा और बेचा जाने लगा। अगर किसी को कंप्यूटर चाहिए तो मार्केट से खरीद के ला सकते हो। तो ये दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर बन गया। इसको भी है ना जॉन मॉशले एंड जे प्रेस्पर एकार्ट नाम के व्यक्तियों ने बनाया था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बनाया था एनियाक, डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मॉशले। ठीक, इसके बाद एडवेक बना 1952 में, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है। फिर बना दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, ये 1981 में ऑसबॉर्न कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था, या ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन के द्वारा। इसको उठाकर कहीं भी ले जाइए और बैठ के काम करना शुरू कर दीजिए। ये इसका कीबोर्ड हो गया, छोटी सी डिस्प्ले हो गई और पीछे पूरी मशीनरी है। ये दुनिया की सबसे पहली कंपनी कंप्यूटर की कही जाती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी नाम दिया गया। पहले इसका नाम एक्कार्ट मॉशले कंप्यूटर कॉरपोरेशन था, क्योंकि इस कंपनी को 1946 में जे प्रेस्पर एक्कार्ट और जॉन मॉशले ने ही बनाया था। ये वही दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने एनियाक को और यूनिवेक को बनाया था। फिर आ जाती है जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1958 तक कंसीडर की जाती है, जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। और ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या विशेषताएं थी, क्या चीजें यूज हो रही थी। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स पर आधारित है, जो कि 1959 से 64 तक कंसीडर की जाती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक यानी मेन विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या थी कि इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा था, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज होने लग गई थी, मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक टेप और डिस्क जैसी मेमोरी इस्तेमाल हो रही थी, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का इस्तेमाल एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होता था। पावर और साइज की बात करें, साइज थोड़े छोटे हो गए थे और पावर भी कम कंज्यूम कर रहे थे। बट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपैरेटिवली, है ना, मतलब साइज थोड़ी चीजें कम हुई थी, बट ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल कम हो गई थी, चीजें कम हो रही थी, मतलब साइज में छोटा हो जाना, पावर कम लेना और गर्मी कम पैदा करना, हीट कम प्रोड्यूस करना या जनरेट करना, ये कुछ एग्जांपल है। थर्ड जनरेशन आईसी चिप पर आधारित है, 1965 से लेकर 70 तक कंसीडर की जाती है। चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, 1971 से टुडे तक फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। जैसे आज अगर आज की तारीख में हम लोग है ना बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, तो इसको ऐसा ही मान लिया जाता है कि 1971 से आज की तारीख तक फोर्थ जनरेशन है। और जो कल होगा यानी कि टुमारो की हम बात करेंगे, या आज से टुमारो की बात करें, तो फिर वो फिफ्थ जनरेशन कहलाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हम अभी कौन सी जनरेशन में है कंप्यूटर की या देख रहे हैं, तो आंसर है इसका फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर की जगह VLSI भी लिखा हुआ आ सकता है। ये जब मैंने आपको आईसी चिप पढ़ाई थी तब भी बताया था। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन एआई पर आधारित है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसमें रोबोट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं हैं।
ठीक है भाई। तो आई होप सो है ना, आपको ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी बताए क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि जिसकी जैसी भाषा है, यानी हिंदी या इंग्लिश, उसी भाषा की पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करके रख लेना अपने पास। और जब भी आपका पेपर हो और आपके सिलेबस में हिस्ट्री जनरेशन आना है, या अगर आप PYQ देख रहे हैं यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को अगर देख रहे हैं और वहां पर हिस्ट्री जनरेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। वैसे अगर आप सब कुछ पढ़ के जाना चाहते हो, कुछ नहीं छोड़ना चाहते, तो हिस्ट्री जनरेशन को पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी लोगों को? तो फाइनली है ना, ये जो चैप्टर था क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा फिनिश होता है, खत्म होता है। इसमें इतना ही था। अब हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम अपना एक और नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो चैप्टर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर वाला। हम अक्सर है ना सिलेबस में देखते हैं, लिखा हुआ आता है इनपुट डिवाइसेस को पढ़िए, आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ के आइए, ऑफिशियल सिलेबस में एग्जाम के। तो इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ने का मतलब ही होता है कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर को पढ़ के जाएं। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए। आदेश जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, बट अभी फिलहाल तो यही मेथड है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मतलब आप कह रहे हैं ना कि ब्लैक स्क्रीन करके पढ़ाइए, तो इसमें ब्लैक स्क्रीन हो नहीं पाएगी, अभी वाइट स्क्रीन पे ही मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। ठीक है। आपने लिखा है कि सर आंखों में वाइट स्क्रीन लगती है। मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई, ये दिक्कत है ना, है काफ़ी ऑनलाइन है ना, जो पढ़ाई जब से शुरू हुई है ना, इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है कि हमें स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। बट अब इसमें क्या किया जा सकता है? आप इसके लिए ना एक काम कर सकते हो। देखो, मैं सभी लोगों को ये बोलूंगा कि आजकल है ना कुछ ग्लासेस आते हैं, यानी चश्मे आते हैं, जिससे है ना ब्लू रेज को, हमारी जो डिस्प्ले है उससे निकलने वाली जो ब्लू रेज है, नीली किरणें होती हैं जिनसे आंखों पर असर पड़ता है, उससे रुकाव किया जा सकता है। तो आप कोई भी है ना एक अच्छा सा चश्मा भी खरीद सकते हो, जिससे अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम है कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन को देखने का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ होगा ही, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो ये एक चश्मा जरूर लगा के रखिए। ठीक है ना, ताकि आंखों पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। थोड़ी लाइट को कम करके रखिए, ये आप कर सकते हैं। और पूछिए। सर यूपी ट्रिपल एस सी जेई में कंप्यूटर 15 नंबर का है। जी हाँ, बिल्कुल पता है, जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी का, उसमें 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये बैच है, ये कॉमन बैच है। तो इसमें ना मैं समझता हूँ कि आपका 80% तो सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी वाला हो जाएगा। बट लास्ट में है ना जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी के, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, वो है ना आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैं गाइड भी कर दूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि वो सब चीज़ें ना मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर, वरना ऐसा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के बारे में मैं अगर पढ़ाऊंगा तो फिर बाकी सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पेपर में तो आना नहीं है, तो ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसलिए ना एक कॉमन बैच है कंप्यूटर का ये, जिसमें सबका कॉमन सिलेबस तो करा दिया जाएगा। अब जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको कि यूपी में आने वाले समय में एक पेपर होगा। पहले ये बता दूं, आज की क्लास खत्म, जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं। अब जिनके डाउट हो वही रोकें केवल, ठीक है। तो जैसे यूपी में आने वाले समय में एक पेपर होना है यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। अब उसमें बुलियन अलजेब्रा और डाटा स्ट्रक्चर टाइप आना है। अब कोई ये बोले सर वो भी यहीं करा दो, तो वो नहीं करा पाऊंगा मैं, क्योंकि केवल एक पेपर में आना है वो, बाकी सबको तो पढ़ना ही नहीं है। तो फिर वो लोग बोलेंगे ना सर हमारे पेपर में आना नहीं है तो क्यों करा रहे हो। तो इसीलिए मैंने ना जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, तब मैंने बोला भी था कि देखिए, लगभग लगभग 80% सिलेबस सबका सेम होता है। 10-20% की बात है जो थोड़ा सा अलग सिलेबस दे रखा हो, वो अलग से तैयार करना पड़ेगा। वरना 80% कोई एग्जाम ले लो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल सीएचएसएल का, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई टीचिंग का, बैंकिंग का, कोई भी ले लो, सब में 80% कंप्यूटर सेम पूछा जाता है।
ठीक है जी। और कोई डाउट है? बाकी आप चिंता मत कीजिएगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, जिससे मैं जुड़ने की आपसे बोलता रहता हूँ, उस पर है ना मैं जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनकी पीडीएफ फाइल, चाहे वो टॉपिक की या एमसीक्यूज की, वो जरूर डालूंगा। आप वहाँ उससे जरूर जुड़ के रहना। बाकी कॉमन जो सिलेबस है वो तो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ये वही वाली बात हो गई ना, जैसे अगर कोई किसी ने ना कैरियल एप्लीकेशन पे जीएस का बैच लिया, एसएससी की जीएस पढ़ना चाह रहा था वो, है ना, एसएससी की जीएस का बैच ले लिया उन्होंने। अब उन्होंने ना आईएएस का यानी यूपीएससी का भी फॉर्म भर रखा है, उसके में भी उसमें भी जीएस आती है। अब कोई बच्चा ये कहे सर हमें ना आईएएस का जो या यूपीएससी की जो जीएस है वो भी पढ़ा दो ना, जीएस का बैच है तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना फिर। क्योंकि बाकी बच्चे क्या कहेंगे, सर आप आईएएस की जीएस पढ़ा रहे हो इसमें जो हमें पढ़नी नहीं है, उसके लिए फिर अलग से बैच बनाओ ना। तो ये होता है मेथड। ठीक। एक बच्चे ने लिखा, सर अपनी भी कंप्यूटर की बुक लॉन्च करिए। मैं पूरी फिराक में हूँ, यानी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्यूटर की कोई बुक लॉन्च हो, और कोशिश कर रहा हूँ भाई जल्दी से जल्दी हो। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बुक लॉन्च हो तो 100% एरर फ्री होनी चाहिए, बिना कोई एरर के। इसलिए भी मैं थोड़ा सा ना देर लगा रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लेकर है ना किताब लॉन्च हो जब भी हो। बट ये ध्यान रखिए कि किताब के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और जब किताब आ जाएगी तो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। बट 100% एरर फ्री के साथ होगी। दूसरी बात, पहली बुक जो हम लॉन्च करेंगे या मैं करूँगा वो एमसीक्यूज की करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को है ना यही दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्लास वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें किताब चाहिए होती है। ठीक है। क्योंकि हर समय ना एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वो मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली किताब है ना एमसीक्यूज की रखेंगे, फिर बाद में किताब लाएंगे थ्योरी वाली भी, जिसमें थ्योरी भी लिखी हो। तो आई होप सो है ना आपको ये जो बातें मैंने बताई समझ में आ गई होंगी। अब अगली क्लास में मिलेंगे और आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद। वंदे मातरम।